नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा डिफरेंट भी होने वाली है। 1991 में इंडिया एक बहुत बुरी इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया था। इस पीरियड के दौरान इंडिया के पास सिर्फ इतने पैसे बचे थे कि इंडिया जो है 3 हफ्तों तक बाहर के देश से कुछ भी सामान इंपोर्ट करवा सकता था। इसी पीरियड और इसी इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान इंडिया जो है पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट लोन टेकिंग कंट्री बन गया था, जहां पर इंडिया के ऊपर $72 बिलियन से भी ज्यादा लोन था। लेकिन आखिर हम इस सिचुएशन में पहुंचे कैसे और कैसे हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाला, आइए इस वीडियो के अंदर में जानते हैं। इस इकोनॉमिक क्राइसिस को कैसे ठीक किया गया, इसको समझने से पहले इस बात को समझ लेते हैं कि आखिर देश इस हालत में पहुंचा कैसे। देखो 1947 में हम जब आजाद हुए तो हमें पता था कि ऑलरेडी एक बार ट्रेड के नाम पर आई कंपनी ने हमें 200 साल तक रूल किया और इसीलिए हमारे लीडर्स नहीं चाहते थे कि फिर से कोई कंपनी आए और इतनी बड़ी बन जाए कि हम पर रूल करे। इसीलिए बाहर के इन्वेस्टमेंट को जनरली उस समय पर अवॉइड किया जा रहा था। और दूसरा कारण यह था कि आजादी के बाद ही 25 साल के टाइम स्पैन में ही हमें चाइना और पाकिस्तान के साथ 3 वॉर्स भी लड़ने पड़े, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। तीसरा रीजन ये था कि हमारी कंट्री आजादी से पहले ही इतनी ज्यादा एक्सप्लॉइट हो चुकी थी कि लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि लोग छोटी बड़ी इंडस्ट्री खोलते। इसलिए उस टाइम पे मेजर सेक्टर्स में थे जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, माइनिंग एंड स्टील। इन सब में इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने ही खोल रखी थी। उस टाइम पे कुछ ही 3-4 बड़े प्लेयर्स थे जैसे कि टाटा, बिरला, अडानी वगैरह, जिन्होंने इंडस्ट्रीज खोली थी। बाकी सब पब्लिक सेक्टर की ही कंपनीज थी। प्राइवेट इंडस्ट्रीज ना खोल पाने की एक वजह तो पैसा और इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उससे भी बड़ी वजह यह थी कि इंडस्ट्री खोलने के लिए उस टाइम पे बहुत सारे पेपर वर्क और करने पड़ते थे। उसके साथ साथ बहुत सारे लाइसेंस भी लेने पड़ते थे गवर्नमेंट से। इसीलिए उस पीरियड को लाइसेंस राज भी कहते थे। और सरकार की भी यही कोशिश रहती थी कि वो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को ही ज्यादा सपोर्ट करे। इसीलिए उस टाइम पे कोका कोला और आईबीएम जैसी बड़ी कंपनीज ने अपने इंडियन ऑपरेशंस को बंद करके वो यहां से चले गए थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो होने के कारण हमारा ग्रोथ भी स्लो हो रहा था और हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ते जा रहे थे। असली प्रॉब्लम तो साल 1985 के बाद शुरू होती है, जब इंडिया के सबसे अच्छे दोस्त यूएसएसआर, जो कि 15-16 देशों का समूह था, वो टूट गया और 15-16 अलग देश बन गए। इसी दौरान रशिया के रिलेशंस इंडिया के साथ भी थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो गए। इसी के बाद साल 1991 में गल्फ कंट्रीज में वॉर हो गई, जिसमें टोटल 34 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया और उसी के कारण जो हमारे पास पेट्रोलियम आता था गल्फ कंट्रीज से, वो भी कम हो गया और ऑयल प्राइसेस के बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब इन सब चीजों के बाद इंडिया के पास सिर्फ 2500 करोड़ बचे थे इंपोर्ट्स के लिए। अगर इसको आप एक कंपैरिजन से समझो तो 2023 में इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स 620 बिलियन यूएसडी हैं। इतना ही नहीं, इंडिया की एक्सटर्नल डेब्ट 23% ऑफ जीडीपी थी, वहीं पब्लिक डेब्ट 55% से भी ज्यादा थी। ऊपर से जो इस टाइम की गवर्नमेंट थी वो भी कोएलिशन गवर्नमेंट थी, जो कि बहुत वीक थी। अब इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम तब हो गई जब 1991 में बजट आना था, वो भी पास नहीं हुआ और फॉरेन एजेंसीज ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को बहुत ज्यादा गिरा दिया, जिसकी वजह से इंडिया को लोन मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया के तब के फॉरेन मिनिस्टर और आरबीआई गवर्नर गए आईएमएफ लोन लेने के लिए। अब जब आईएमएफ में ये सब बातें चल रही थी, तभी उसी दौरान राजीव गांधी ने मौजूदा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। अब इस समय पर जब इंडिया को अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए था, इंडिया को करवाने पड़े फ्रेश इलेक्शंस, और इलेक्शंस मतलब खर्चा। अब इसके बाद इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान राजीव गांधी जी का बॉम्ब ब्लास्ट में ही मर्डर हो जाता है और अब इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में तो था ही, उसके साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस में भी चला जाता है। बट एनी हाउ, इलेक्शंस होते हैं और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनती है और पीएम बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग हिज विक्ट्री, वो पहले ही दिन कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाते हैं और पूछते हैं क्या वाकई में हमारी हालत उतनी खराब है जितना न्यूज़पेपर्स में दिखाया जा रहा है। इस पे कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं कि नहीं सर, हमारी हालत उससे भी ज्यादा खराब है जितना आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हो। उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ इतना पैसा बचा है कि हम 3 हफ्तों तक इंपोर्ट करवा सकते हैं। अगर जल्दी ही इस हालत को सही करने के लिए कुछ नहीं किया गया तो हमारा देश बैंकरप्ट हो जाएगा। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी ने आरबीआई के एक्स गवर्नर और एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी मनमोहन सिंह जी को तुरंत बुलाया और तुरंत बुला के इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कहा। और ठीक 1 महीने बाद सबकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाके इंडियन रुपी की वैल्यू को डॉलर के अगेंस्ट 2 राउंड्स में गिराया गया, एक बार 9% से और दूसरी बार 11% से। लोगों को लग रहा था कि यह सरकार पागल हो गई है क्या जो ऐसे स्टेप्स ले रही है, बट एक्चुअली में रुपी की वैल्यू को गिराना उस टाइम के हिसाब से जरूरी था, क्योंकि इंपोर्ट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना था। दूसरा स्टेप गवर्नमेंट ने ये लिया कि उन्होंने 47 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रख दिया, जिसके बदले में इंडिया को $400 मिलियन मिले, ताकि इंडियन इकोनॉमी को इनिशियल बूस्ट मिल पाए। इसके बाद उस टाइम के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर खुद पीएम ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की और उसमें जो 17% रिजर्वेशन पब्लिक सेक्टर कंपनीज को दिया जाता था, उसको कम करके 8% तक कर दिया। इसके बाद मनमोहन सिंह जी ने अपना पहला बजट पेश किया और अपना भाषण उन्होंने विक्टर ह्यूगो की लाइन से शुरू किया, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ विच कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने बजट में एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए मनमोहन सिंह जी।
इस बजट में मनमोहन सिंह जी ने क्या क्या किया था उसमें से कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि पहले इंडिया में हर आइटम को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता था, बस कुछ लिमिटेड आइटम्स थे जिनका इंपोर्ट हो सकता था। उसको हटा करके एक नेगेटिव लिस्ट बनाई गई जिनमें जो आइटम्स लिखे थे उसको छोड़ के आप सब कुछ इंपोर्ट करवा सकते थे। सरकार स्कूटर, घड़ी और टेलीविजन तक बनाती थी, लेकिन इन सब के प्रोडक्शन से सरकार ने अपने हाथ खींच लिए और प्राइवेट कंपनीज को करने दिया। और इन्हीं सब चेंजेस के बाद जहां इंडिया में पहले एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी जैसी गाड़ियां दिखती थी, सिर्फ 1991 के बाद होंडा, हुंडई जैसी कंपनीज इंडिया में आई। हम कोका कोला, पेप्सी जैसी ड्रिंक्स पीने लगे, स्टारबक्स की कॉफी पीने लगे। उसी के साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, ऑलमोस्ट इंडिया के हर सेक्टर में बाहर से कंपनीज आई अपने साथ ढेर सारा इन्वेस्टमेंट लेकर के, और तब कहीं जाकर के इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल हो पाई। तो इंडिया की इकोनॉमी को इतने बुरे वक्त से उभारने का जो पूरा श्रेय जाता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके साथ पीएम नरसिम्हा राव को जाता है। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आया होगा। आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी और आपको उस टाइम की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपके दिमाग में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।